आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट पे मैं आपका स्वागत करता हूं और यह वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 है, यानी कि कहे तो अगला एक्सरसाइज है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अगला एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है आपको फर्स्ट सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से भाग लगता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से भाग लगे, या हम ऐसा भी कह सकते हैं जिसके दो अपवर्तक होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए यहां पर क्या है कि फर्स्ट संख्या आपको दिया गया है 140। कितना दिया गया है? 140। इसमें खंड ऐसा करना है कि जो सिर्फ और सिर्फ सभी अभाज्य संख्या हो। तो चलिए हम 2 से लगाते हैं तो ये 70 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां पर 2 से लगाएंगे तो यहां पर हमको कुछ हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर यहां पर 5 से लगाएंगे तो हमें 7 हो जाएगा, जिनको हम इसको लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 ऐसे, या फिर इनको हम जो है पावर के रूप में लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये तो ये हो गया। चलिए एक और सवालों से हम समझते हैं। यहां पर क्या है? 156 है। ठीक है, तो 156 का इसमें हम जो है कितना से लगा सकते हैं? तो आप बोलिएगा 1 से लगा सकते हैं। तो एक जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि सभी संख्याओं में भाग लगती है, और एक जो है एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या हो जानी चाहिए। चलिए हम 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 78 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 39 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। तो हम इनको कह सकते हैं यह 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 के रूप में है। ठीक है, तो जिसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, इस रूप में हम लिख सकते हैं। एक एक सवालों को आप ढंग पूर्वक आसानी से समझिए। ठीक है, तो यहां अगला सवाल हम इसमें देखते हैं। तो आगे हमको दे रखा है, ये दे रखा है 3825। ठीक है, तो 3825 को हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। इसको जोड़ते हैं 5 2 7 7 8 15 3 18। 18 क्या है? 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम अगर 3 कान से लगाएंगे तो हमें कुछ 1275 प्राप्त होंगे। ठीक है, फिर इसमें 7 5 12 12 2 14 15 15 भी 3 कान से विभाज्य है, तो इनमें भी लगाएंगे तो ये हमें 425 प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर फिर अब नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 से हमें 85 प्राप्त होंगे। फिर 5 से लगाएंगे तो 17 प्राप्त होगा। तो हमें क्या सब संख्या से भाग लगी है? तो इनमें लगी है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुनी 17, यानी कि 3 कितना है? 2 है। 3 क्या गो है भाई? 2 गो है। और भाई 5 कितना है? तो यह भी 2 गो है। तो अब यहां पर 17 क्या गो है? तो 17 सिर्फ और सिर्फ 1 है। क्लियर है? चलिए इस सवाल समझते, ये है आपको 5005। चलिए समझते, ये कोई भी टेबल से ये कटने वाली नहीं है, सिर्फ 5 के अलावा। तो 5 से लगाएंगे तो हमें हो जाएगा 1001। फिर यह 1001 किस संख्या से विभाज्य है ये देखना, जांचना पड़ेगा। तो यहां शतकान से लगाएंगे तो हमें 143 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 11 से लगाएंगे तो 13 बार में कटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ये हम जो है इसको कंफर्टेबली लिख सकते हैं। चलिए कुछ आगे पेज हम लेते हैं, अगले सवाल से पता करते हैं यह जो है कैसा। चलिए अब की बार क्या दिया है? 7 4 2 9, यानी कि 29। 7429 दिया गया है। इनको हम जो है ये कि भाज्य तरह से लगाएंगे 437 हमें प्राप्त होगा। 437 बार में 17 का अंश से कटेगा। इसमें हम 19 से लगाएंगे तो यह 23 बार में कटेगा। कितना? 23 बार में कटेगा। 19 से लगाएंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। ये हमें जो है इनका प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए हम आगे चलते हैं।
यहां पर क्या दिया गया है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो समझिए इस बात को, हमें ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, ध्यान दीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली कहा जाए तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ये सिद्ध करना है। अगर जो है यहाँ पर जो ये सिद्ध करना है, यहाँ से हमें कुल और कुल सूत्र की संख्या यहीं से प्राप्त होने वाली है। देखिए कैसे, 4 सूत्र हमें यहाँ से प्राप्त होगी। तो कैसे होगी, तो हम जो है ऐसे अगर हम लिखते हैं सूत्र नंबर 1, पहली संख्या बराबर अगर हम कहते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम अब बट्टे यहाँ पर दूसरी संख्या अब भगाना है तो हम क्या लिखते हैं, दूसरी संख्या। चलिए अगर हम दूसरा नंबर में पहली संख्या को छोड़ देते हैं, दूसरी संख्या बराबर अगर हम लिखते हैं, दूसरी संख्या बराबर तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम अब बट्टे पहली संख्या। तो हमें 2 सूत्र प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं, उधर एचसीएफ के लिए तीसरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर तो हम पहली और दूसरी संख्या को शॉर्ट में लिख सकते हैं, ए और बी कह देते हैं। अगर इसको ए इसको बी कहते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं तो ए गुना बी बट्टे कितना हो जाएगा आपको एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम। ये ए और बी कहीं से लाए नहीं है, बल्कि पहली संख्या को ए मान ले दूसरी को बी, यहाँ पर जगह का हमें अभाव हो रहा था इन्हीं कारण से। चलिए तीसरी में चौथी में हम लिख सकते हैं कि एलसीएम, तो एलसीएम बराबर लिख सकते हैं ए गुना बी और बट्टे एचसीएफ, क्या लिख सकते हैं, बट्टे एचसीएफ। तो कुल हमें यह 4 सूत्र जो है इससे प्राप्त होगी। चलिए अब हम जो है मुद्दा पे चलते हैं। मुद्दा पे क्या चलेंगे, यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है हमें यह सिद्ध कीजिए कि क्या दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले करते क्या है, इसका अभाज्य गुणनफल 26 और 91 का निकालते हैं। चलिए तो 26 का जो हम तोड़ेंगे 26 का, तो 26 का 2 से टूटेगा 13 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा तो हम कह सकते हैं 2 गुना 13 हो जाएगा ये। तो इसको करेंगे, आपको यहाँ करेंगे 2 गुनी 13, फिर 91 का तोड़ेंगे इसी प्रकार, तो 91 का तोड़ेंगे तो यहाँ पर नहीं लगेगा, तो 13 का से तो 13 सत्या 91, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुनी 13, ये लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक चीज़ क्या होता है, मौसों के लिए क्या होता है कि जो संख्या दोनों में लग जाए, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों में 13 13 मिल रहा है, इसीलिए इनको हम एचसीएफ कहेंगे। क्या कहेंगे, एचसीएफ, इनको इसीलिए कहेंगे 13 को क्योंकि यहाँ पे ये जोड़ा लग रहा है। और एक बात और भी समझिए, इसके एलसीएम के लिए क्या किया जाता है, जो जोड़ा लगता है उनको एक बार लिखा जाता है और जो नहीं लगता है उनको भी लिखा जाता है। अगर इनको हम करें तो 13 दूना 26 गुना 7 यानी कहे तो 182 होगा। इसको गुना करके कितना हो जाएगा, 182। तो अब चलिए हमको कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, चलिए इन पर चलते हैं। हमारा कहा जा रहा है दो संख्याओं का, और हमने यहाँ पर लिख रखे हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, हम लिख सकते हैं बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। क्लियर है, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब जो है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, लिखते हैं पहली संख्या हमें दिया गया है, पहली संख्या बराबर आपको दिया गया है 26 और दूसरी संख्या बराबर आपको दिया गया है 91। चलिए पेज अलग ले लेते हैं, आपको जो है 91, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 26 गुना 91 अब बराबर 182 गुना 13। तो 26 गुना 91 कितना होता है, आपको हो जाएगा
2366 बराबर 2366, अर्थात 2366 बराबर 2366। यहीं अगर दोनों बगल बराबर हो, यानी कि LHS में भी RHS में भी बराबर हो, तो इसको हम कह सकते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ठीक है, कह सकते हैं। चलिए हम और भी सवालों से समझते हैं। अगला सवाल है 510 और 92। क्या दिया गया है? 510 और 92। तो यहाँ पर दोनों का खंड तोड़ते हैं, 510 बराबर और 92 बराबर। तो 510 का खंड तोड़ेंगे तो 2 से हमें लगेगा, तो हमें कुछ हो जाएगा 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 255। अब 5 से लगेगा तो हमें हो जाएगा 51। ठीक है, फिर हमें इसमें कितना से लगेगा? 3 से लगेगा तो हमें हो जाएगा 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। फिर इसका 92 का खंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, हमें 2 से लगाएंगे तो 46, फिर 2 से लगाएंगे तो 23 निकलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 23 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर रफ पदों को हम मिटा देते हैं। चलिए अब जो है यहाँ 900 के लिए हमें जोड़ा लगाना पड़ता है, तो जोड़ा लगाएंगे तो हमें सिर्फ 2 निकला है, तो हम लिखते हैं HCF बराबर 2 निकला। और LCM के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो जोड़ा लगता है उनको भी, जो बेजोड़ा रहता है उनको भी लिखते हैं। तो 2 गुना फिर 5 गुना 3 गुना 17, 5 गुना 3 गुना 17, और फिर लिखते हैं 2 गुना 23। तो ये लिखते हैं। अब इसको गुना करके जो है हम यहाँ पर हमें हो जाएगा 23460। ठीक है, अब हम लिखो थ्योरी पे बैठाएंगे तो ये हमें थ्योरी होता है A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ पे A गुना B यानी कि 510 गुना 92 बराबर हो जाएगा 23460 गुनी 2। तो हम इनको गुना कर लेते हैं, 0 का 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इतना प्राप्त होगा। और इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही प्राप्त होगा। जब इतना होता है तो हमें प्रूफ हो गया कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है? चलिए ये इस तरह का सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल पे हम चलते हैं। चलिए यहाँ पर हमें जो है एक और भी सवाल हमें दे रखा है। ये सवाल क्या है? फिर इन्हें हम खंड तोड़ते हैं। 336 का फिर हम जो है खंड तोड़ते हैं, क्या होगा? फिर 54 का खंड तोड़ते हैं तो क्या होगा? चलिए ये तो यहाँ हो जाएगा 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 7, और 54 का तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3। तो यहाँ पर जोड़ा क्या लग रहा है? ये लग रहा है। फिर हमें 3 का लग रहा है तो 3 का लगा देते हैं। तो हमें हो जाएगा HCF बराबर 2 गुनी 3 यानी कि 6, और LCM हमें जो हो जाएगी, तो LCM के लिए जो चुना गया वो भी, और नहीं चुनाया उसको भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना, और ये दोनों तो ले ही लिया, अब इसमें 2 गो 3 है तो 3 गुना 3 गुना यहाँ पर 3 गो 2 है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर यहाँ पे 7 लिखना है। ध्यान रखिए जब LCM निकालते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो HCF जिसका जोड़ा लगता है उनको एक बार लिखते हैं, और जिनका जोड़ा नहीं लगा उनको भी लिखते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए इसको गुना कर लेते हैं कि कितना होता है। तो गुना करेंगे तो होगा हमें 3024, और अब हम जांचते हैं A गुना B बराबर HCF गुना LCM के सूत्र पे। तो A गुना B यानी कि 336 गुना 54, अब बराबर हो गया आपको यहाँ पे 6 गुना 3024। तो इसको आप गुना कीजिएगा तो आप 18144 और 18144, यानी कि यही हमें सिद्ध करना था A गुना B बराबर HCF गुना LCM। चलिए इस पर आधारित आप सवाल समझ गए होंगे। अब चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। चलिए ये सवाल हमारा है, क्या है?
तो 12 के बराबर में लिखेंगे और फिर 15 के बराबर में लिखेंगे, फिर 21 के बराबर में लिखेंगे। तो 12 का जब खंड करेंगे तो हमें हो जाएगा कुछ 2 गुना 2 गुना 3। 15 का तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा। 21 का तोड़ेंगे तो 3 गुना 7 हो जाएगा। हमने एचसीएफ में क्या कहे, एचसीएफ उनको कहेंगे जब सबका जोड़ा लग जाएगा, सब में संख्या कॉमन आ जाएगा तो वो एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये देखिए इनमें क्या हो रहा है, इसका कॉमन लग रहा है, तो ये कॉमन लग गया तो हम कहेंगे एचसीएफ जो हमें क्या होगा, 3 होगा। अब एलसीएम के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा कि जो जोड़ा लगता है उनको भी लिखना पड़ेगा, जो नहीं लगता है उनको भी लिखना पड़ेगा। ये नहीं लग रहा है इनको लिखेंगे, इनका ये नहीं लग रहा है इनको लिखेंगे। गुना यहाँ पे 2 को 2 हो गया, 2 को 2 को गुना करेंगे, फिर गुना करने के बाद हमें कुछ प्राप्त होगा 20। हमें इसका गुना करने के बाद प्राप्त होगा 420। चलिए हम आगे समझते हैं। यहाँ पर फिर अगला सवाल है, देखिए 17 है और फिर जो है 23 है, फिर देखिए 29 है। तो यहाँ पर देखिए किसी संख्या से विभाज्य ही नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का गुना 17, फिर 1 का गुना 23, फिर लिख सकते हैं 1 का गुना 29। तो इसमें एक एक तो कॉमन आ रही ना, तो हम लिखेंगे एचसीएफ इजकल टू 1 और एलसीएम के लिए लिखेंगे एलसीएम इजकल टू 17 गुना 23 गुना 29। 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लिखिएगा तो लिख सकते हैं। और इन सबों को गुना करके हो जाएगा 11,339। ठीक है, देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जो कॉमन लगता है, जो सब में मिलता है, उसको एचसीएफ रख लेते हैं। और जो नहीं मिलता है, जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है उनको भी लिख लेते हैं और गुना करके लिख देते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए एक और भी सवाल है, इसको हम तोड़ते देखिए कि 8 के बराबर है और 9 के बराबर है और यहाँ पर 25 के बराबर। 8 को हम कहे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। अगर हम 9 को कहे तो 3 गुना 3 हो जाएगा। अगर 25 को कहे तो 5 गुना 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर वही बात एचसीएफ के लिए इनका वही 1 होगा। जब कोई संख्या नहीं मिलता है तो 1 होता है, 1 रहता है। फिर एलसीएम के लिए हमें एलसीएम बराबर हो जाएगा आपको 2 गुना, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 के पावर हम जो है 3 लिख सकते हैं, गुना 3 का पावर 2 और गुना 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। या तो आप बोलिएगा इसको गुना करने के बाद हमें 1800 प्राप्त होगी, यह प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगला सवाल हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, एचसीएफ इतना के बराबर 9 दिया है। तो ऐसा बात आप समझिए, ये एचसीएफ 9 दिया है। क्या दिया गया है, आप कॉमन को इसका समझिए। एचसीएफ बराबर 9, यहाँ पर ए दिया है, ये बी दिया है। ए कहे तो पहली संख्या, बी कहे तो दूसरी संख्या, ऐसा समझिए। तो यहाँ पर ये थ्योरी होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम में। अब मांग क्या रहा है, एलसीएम। जब सूत्र न याद हो तो एलसीएम बराबर हम कहेंगे, एलसीएम बराबर इनको भगा दीजिए, ये आ जाएगा। इसको आप कह सकते हैं ए गुना बी, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बट्टे हो जाएगा आपका एचसीएफ। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 306 गुना 657। अब बट्टे जो है एचसीएफ आपको क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। चलिए इनको काटिए, तो 73 बार में कटेगा और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 22 33 8, इतना 22,338 जो है गुना करने के बाद हो जाएगा। देखिए अगर इस तरह का फार्मूला आपको याद नहीं रहे तो फार्मूला को आप जो है ज्ञात भी कर सकते हैं। चलिए एक सवाल है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए अगर हम कह सकते हैं कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या अगर कहे तो 1 से चालू किया, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। आप हमको बताइए क्या 6 पर पावर 1 देंगे तो कितना होगा भाई साहब, 6 होगा। 6 पे पावर 2 कितना होगा,
36 होगा। 6 पे पावर 3 कितना होगा? 216 होगा। क्या इस प्रकार से पावर ले जा करके आप कोई ऐसी संख्या दे सकते हैं जो लगता है कि वो संख्या क्या हो जाए कि शून्य वाली आ जाए संख्या? शून्य वाली जैसे हम कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कि 10, 20, 50 इस तरह कोई शून्य वाली संख्या आ सकती है। तो देखिए इसका एक नियम पढ़ना पड़ेगा। नियम क्या है? देखिए कि अगर हाँ सर शून्य वाली संख्या हो सकती है, अगर मान लीजिए 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, शून्य पर समाप्त होगी, तो लेकिन इसके लिए थ्योरी क्या होता है कि 2 गुना 5 के नियम का पालन करना पड़ता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 6 पर पावर n, 6 पर घात n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 का गुणनखंड 3 गुना 2 के रूप में होता है। पेज बदल लेते हैं। जबकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 5 पे पावर n गुना 2 पे पावर m के रूप में होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर समझिए हमने क्या लिखे हैं, 6 पे पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 का गुणनखंड 3 गुना 2 के रूप में होता है, जबकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 5 पे पावर n गुना 2 पे पावर m के रूप में होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्या व्याख्या कीजिए यह और अगली संख्या यह दिया गया है, क्या यह भाज्य संख्या है? अगर है तो क्यों है? ये बात हमें लिखनी पड़ेगी। चलिए भाई साहब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं। 7 गुनी 11 गुनी 13 और प्लस में 13 दिया गया है। इसका आंसर हम पता करते हैं क्या होता है, क्या निकल पाता है। तो इसको कुछ हम खंडों में तोड़ते हैं, का कॉमन लेकर के कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 7 गुनी 11 और प्लस 1 कर सकते हैं, क्लियर कर सकते। चलिए 13 और इंटू करते हैं, 11 7 77 और 1 78 हो गया। फिर इनको भी आप तोड़िए तो 13 और गुना, तो यहाँ पे हो गया 13 छक्के 78, तो 13 गुना 6 यानी कि 13 गुना 13 गुना 6 के रूप में आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ हाँ 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 13, 6 एवं 1 से भाग लगती है, या विभाज्य हम कह सकते हैं, विभाज्य होती है। ठीक इसी प्रकार फिर उनका भी हम गुना करेंगे और उनको में भी पता करते हैं क्या उसमें भी भाग लगती है। अगर लगती है तो हम इसी प्रकार हम लिख सकते हैं हाँ यह एक प्रकार का भाज्य संख्या है। तो इसमें दिया गया है 7 से चालू हुई है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। चलिए अगला पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमको 7 गुना 6 गुना 5
5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। चलिए इसका जो है हम इसको तोड़ते, यहाँ पर क्या है अंतिम में 5 है तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 5 ले लेंगे तो 5 निकाल लेते हैं, तो हो गया 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, सॉरी 1, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 1 क्योंकि 5 कॉमन लिए हैं। तो अब इनको हम गुना कर लेते हैं, तो 5 गुना 1008 प्लस 1, तो इसको हम कह सकते हैं इंटू 1009, इतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 1009 किसी संख्या से कटे या न कटे, ये खुद से 1009 से तो कट रहा है, तो हम लिखेंगे हाँ 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 1 क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं है, क्योंकि यह संख्या 5, 1009, 1 से विभाज्य है। क्लियर है। हमने यहाँ पे देखिए एक दफ़ा और समझ लीजिए, इनको हम क्या किए सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमने 1 से तो ऑलरेडी कटती है कोई भी संख्या, हमने लिख दिए इतना इतना से कटती है, इसीलिए यह क्या है भाज्य संख्या है। फिर हमने यहाँ आगे पेज बदले और जो है यहाँ पर जो दूसरी दिया गया था उनको हमने सॉल्व किए और हम कहे कि हाँ यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक संख्या 5 इतना इतना से विभाज्य है, इन्हीं लिए भाज्य संख्या। चलिए अब चलिए एक अगला क्वेश्चन हमें आ गया है, क्या है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, देखिए कि इनमें क्या है कि एक चक्कर लगा रही, कुछ चक्कर लगा रही है और क्या होता है कि एक चक्कर के लिए उसे 18 मिनट लगते हैं, और उसी तरह से एक और होता है रवि नाम का, वो 12 मिनट में पूरा कर लेते हैं। तो कह रहे दोनों पुनः अपने स्थान तक कब पहुंच जाएंगे, तो इनके लिए आप जो है लॉसो निकालिए। तो चलिए 18 का बराबर कर देते हैं, 12 का कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिएगा तो इसको कर सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, और इसको कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, तो जो जोड़ा लगता है उसको एक बार, जो नहीं लगता है उनको भी लिखते हैं, तो 2 गुना 3 लिख दिए, और फिर यहाँ पे है आपको 3 गुना 2 है, तो आप कीजिएगा 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36, यानी कि वह 36 मिनट में जो है वह 36 मिनट में अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। आई होप यह क्लास आपको पसंद आई होगी, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।